अद्य मङ्गलवासरः अथवा बहुमवासरः पौषकृष्ण पंचमी दिनांक 30 जनवरी 2024 चरक कुष्ठ चिकित्सा शङ्खं चक्रं जलौकान् चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। वातोत्तरेषु सर्पिर्वमनं श्लेष्मोत्तरेषु कुष्ठेषु पित्तोत्तरेषु मोक्षो रक्तस्य विरेचनं च आग्रहे। तो वातोत्तर अगर कुष्ठ है तो घृतपान देना है, कफोत्प्रधान कुष्ठ है तो वमन, और पित्तोत्तर में रक्तमोक्षण और विरेचन। वमन विरेचन योगा कल्पोक्ता कुष्ठिनाम प्रयोक्तव्यः। जो कल्प स्थान में दिए हुए वमन विरेचन योग है वो कुष्ठियों के लिए उसका उनका प्रयोग करना है। प्रच्छन्न बल पे कुष्ठे महति च शस्तम सिराव्यदन। अगर छोटा थोड़े भाग पर कुष्ठ है तो प्रच्छन्न, ये प्रच्छन्न कर्म एक कला है वास्तव में। और ये कांच से या कांच के टुकड़े से वगैरह या स्कालपेल से छोटे छोटे छेद लिए जाते हैं और फिर उसमें से रक्त ऊज आउट होता है, फिर अलाबु श्रृंग वगैरह ये भी लगा सकते हैं। तो ये स्थानिक इस प्रकार से करने के लिए अच्छा है। और महत अगर कुष्ठ है तो सिराव्यध है, प्रशस्त है। बोधोषा संशोध्या कुष्टि बहुशोर अनुरक्षता प्राणान दोषेति आत्मात्र दोषे यतिमात्र ऋते वायुर्हन्याद अबलमाशु। तो बहुदोष अगर है और शोधन करने के योग्य है संशोध्य, तो कुष्टि बहुशः अनशक्तता प्राणान संशोध्या ये कबूदा भी देता है। तो बार बार उसका शोधन करना है प्राणों की रक्षा करते हुए। दोषे ही अतिमात्र होते, एक ही समय में अगर दोषों को निकालने की कोशिश करेंगे, वायु और हन्याद अबल माशु, तो अगर अबल रुग्ण है तो उसको वायु मार देता है। तो कुष्ठ से इस प्रकार से मृत्यु हो सकती है, किसी ने सोचा नहीं होगा, लेकिन अबल रुग्ण है और वायु का प्रकोप शोधन ज्यादा होने से हो जाता है तो वो इस प्रकार की नौबत आ सकती है। स्नेहस्य पानम इष्टं शुद्धे कोष्ठे प्रवाहिते रक्ते वायुर्हि शुद्ध कोष्ठम कुष्ठिनम अबलम विशति शीघ्रम। शुद्धे कोष्ठे प्रवाहिते रक्ते, रक्त शुद्ध कोष्ठ शुद्ध होने के बाद और रक्त मोक्षण होने के बाद स्नेह से पानम इष्टम, स्नेहपान करना उचित इस प्रकार का है। ये बात हमसे सभी से प्रायः रह जाती है कि शोधन करने के पूर्व तो स्नेहपान दे देते हैं,
लेकिन शोधन शोधन होने के बाद भी शमनार्थ या वात के शमन के लिए स्नेहपान देना है, ये बात होती नहीं है। और खास करके बार बार जब शोधन करते हैं, तो ये बात बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि अंत में शुद्ध कोष्ठ और रक्त दुष्ट निकल जाने पर जरूर स्नेहपान करना चाहिए, नहीं तो वायु तत्काल उसमें घुस जाता है और फिर वो तकलीफ दे सकता है। दोषोत्कृष्टे हृदये वाम्यः कुष्ठेषु चोर्ध्वभागेषु कुटजपद मदन मधुकैः सुपटोलैर्निब्बरसंयुक्तैः। अगर दोषण का उत्क्लेश है और इस प्रकार का हृदय है एक्चुअली, और कुष्ठ ऊर्ध्वभाग इस प्रकार में है, तो वो उसको वमन देना है। अब यहाँ भी दवाइयाँ बताते हैं। पहले तो बता दिया कि वमन विरेचन कल्प से ये ले लो, लेकिन फिर भी यहाँ भी दवाइयाँ बताता है। कुटच फल मदन मधुकैः सपटोलैर्निब्बरसंयुक्तैः। कुटच फल मदन मधुक पटोल निम्ब रस, इन सभी के साथ शीतरसा पक्वरसो मधुनि मधुकंच वमनानि। शीतरस पक्वरस मध और मधुक ये वमन करने वाले हैं। शीतरस के बारे में शीत कषाय पक्वरसा यानी कि काढ़ा, इस प्रकार से मधुनि मधुकम च वमनानि। मधु और मधुक, तो केवल मध भी आया है, मधु भी आया है, और मधुक, ये यष्टि मधु तो है ही, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। तो ज्यादातर यष्टि मधुकवात का प्रयोग किया जाता है, और उसको भी कंसंट्रेट कितना करना है ये थोड़ा देखना पड़ेगा। केवल उबालते हैं तो काढ़े की क्वांटिटी काफी बढ़ जाती है, 15-16 लीटर काढ़ा भी होता है। और उसको अगर उबाल कर 4 लीटर तक ही रखते हैं, सीमित रखते हैं, तो कम काढ़े में अच्छा वमन इस प्रकार का हो सकता है। तो ये थोड़ा परंपरा के अनुसार या फिर अपने अपने गुरुओं के अनुसार ये करें। कुष्ठेश त्रिवृता दंती त्रिफला च विरेचने शस्ता। तो त्रिवृत दंती त्रिफला ये विरेचन में प्रशस्त है। सौवीरकम तुषोदकम आलोडनम आसवाश्च सीधुनि शंसन्ति अधोहराणाम यथा व्यरेकम क्रमश्चेष्टः। सौवीरक तुषोदक और आसव सिधु ये आलोडन करके देने हैं। ये अधोहराणाम यथा व्यरेकम क्रमश्चेष्टः, तो अधोहर के लिए ये आलोडन उचित इस प्रकार का है। और यथा व्यरेकम क्रमश्चेष्टः, और विरेक के अनुसार क्रम। बीच में कनेक्शन चला गया था। तो दार्वी बृहति सेव्य ही स्फटोल बिचुमर्दन बदन कृतमालय ही सस्नेह आस्थाप्य कुष्ठे सलिंग सकलिंग यवमुस्तै। तो सेव्य का मतलब उशीर है शायद, मेरे पक्का याद नहीं है मुझे अभी।
यद्यपि नास्थाप्यः कुष्ठिनः इत्यादिना कुष्ठे निषिद्धे तथापि आस्थापन अनुवासने एकसाध्यायाम् अवस्थायां कर्तव्ये एव। प्रवृत्ति निवृत्ति लक्षण संयोगे तो गुरुलाघवं संप्रदार्य सम्यक अभ्यवस्येत। तो ये सूत्र महत्वपूर्ण है कि प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों अगर एक समय में आते हैं, लक्षण संयोग है, तो गुरु लाघव किसका है ये देख के फिर योग्य निर्णय करना है। सेव्य का मेरे में ख्याल में उशिरी ही है, ठीक है। वातोलबणम विरिक्तम निरूढ़म अनुवासनार्हम आलक्ष्य फलमधुक निम्बकुटजैः सपटोलैः साधयेत् स्नेहम। वातोलबण है विरेचन और निरूढ़ अनुवासन, निरूढ़ हो गया और अभी उसका अनुवासन देना है, ये ध्यान में रखते हुए फल मधुक कुटज निम्ब कुटजैः सपटोलैः साधयेत् स्नेहम, तो इनसे स्नेह सिद्ध करे। फल का मतलब यहाँ त्रिफला होगा शायद, या मदन फल होगा। सैंधवदंती मरीचम फणिज्जकः पिप्पली करंज फलम नस्यम स्यात् सविडंगम कृमिकुष्ठ कफ प्रकोप प्रकोपघ्नम। तो सैंधवदंती मरीच फणिज्जक पिप्पली करमर करंज फल ये और विडंग सहित ये नस्य कृमि कुष्ठ कफ प्रकोपघ्नम, कृमि कुष्ठ और कफ का नाश करने वाला इस प्रकार का ये है। वैरेचनिकैर्धूमैः श्लोकस्थानैर्हृदैः प्रशाम्यन्ति कृमयः कुष्ठकिलासाः प्रयोजतैरुत्तमाङ्गस्थाः। तो सूत्रस्थान में जो वैरेचनिक धूम बताए गए हैं उनसे कृमि कुष्ठ किलास इनकी शांति होती है। प्रयोजते उत्तमांगस्था, ये उत्तमांग में अगर कृमि कुष्ठ किलास इस प्रकार का है तो उनकी शांति उसके जरिए होती जाती है। स्थिरकठिनमण्डलानां स्विन्नानां प्रणाडीभिः कूर्चैर्विघट्टितानां रक्तोत्क्लेशोपनेतव्यः। स्थिर कठिन मंडल इस प्रकार के अगर कुष्ठ है तो उनको अच्छी तरीके से प्रस्तर नाड़ी से स्वेद करके कुर्चे ही विघटिता नाम, कुर्चा के द्वारा विघटित करके थोड़ा सा उसका घनत्व कम करके रक्तोत्क्लेशोपनेतव्य, उसमें जो रक्त क्लेश है उसको दूर करना है, तो रक्तमोक्षण वास्तव में करना है। आनुपवारिजानां मांसानां पोट्टलैः सुखोष्णैश्च स्विन्नोत्सन्नं विलिखेत् कुष्ठं तीक्ष्णेन शस्त्रेण। अनुप और वारिज मांस इनकी पोट्टली सुखोष्ण लेके स्विन्न उत्सन्न इस प्रकार का जो कुष्ठ है वो लेखन करना है उसका तीक्ष्ण शस्त्र से। रुधिरागमार्थम अथवा श्रृंगालाबूनि योजयेत कुष्ठे, किंवा रक्त निकालने के लिए श्रृंगालाबू इनकी योजना करनी है। पश्चितम अल्पम कुष्ठम विरेचयेद्वा जलव को भी। अथवा अल्प कुष्ठ जो है वो जलोकों से उसका विरेचन करना है। तो दूसरी जगह वातोलवण इस प्रकार का रक्त दृष्टि है तो श्रृंग कफ के लिए अलाबू और पित्त के लिए जलौ का इस प्रकार का वर्णन है। तो दोषों के अनुसार किसका प्रयोग करना है ये देख लेना उचित इस प्रकार का रहेगा। ये लेपाः कुष्ठानां युज्यन्ते निर्हृतास्त्र दोषाणां संशोधिताशयानां सद्य सिद्धिर्भवेत् तेषाम्। तो रक्त दोष को निकालने पर जो लेप संशोधित आशयों के लिए दिए जाते हैं उनकी तात्काल सिद्धि होती है। तो दोनों आवश्यक है, एक तो वमन विरेचन बस्ती ये भी देने हैं और फिर रक्तमोक्षण भी करना है। आशय भी शुद्ध हो गए और रक्त भी निकाला गया तो फिर लेप देने हैं। उसके पहले लेप देने से शायद प्रायः कुष्ठ बढ़ जाता है, तो ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। यशुन शस्त्र शस्त्रं क्रमते स्पर्शेन्द्रिय नाशनानि यानि स्युः तेषु निपात्यः क्षारः रक्तम दोषं च विस्राव्य। तो स्पर्शनेन्द्रिय नाशन जो कुष्ठ है जिनमें शस्त्र करना उचित नहीं है, शस्त्र कर्म करना उचित नहीं है, उनमें क्षार का प्रयोग करना है
रक्त और दोष को विस्राव करके। तो शोधन देने हैं, रक्तमोक्षण करना है और फिर क्षार लगाना है। ये शायद हम हैंसेंस में जरूर कर सकते हैं क्योंकि वो स्पर्शेंद्रिय नाशन इस प्रकार का ही बताया गया है। लेकिन प्रचलन में नहीं है, मालूम नहीं कि किसी किन्हीं वैद्यों का हैंसेंस में काम है, ऐसा सुना तो नहीं है मैंने इस प्रकार से। और आनंद वन वगैरह में एलोपैथी की ट्रीटमेंट चलती है केवल डेप्सोन की, जिनको एलर्जी है या रेजिस्टेंट हो गया है डेप्सोन को इस प्रकार से, तो फिर आयुर्वेद के लिए लोग आते हैं, नहीं तो लोग आयुर्वेद के लिए नहीं आते हैं। ये आज की स्थिति इस प्रकार की है। वाई बस्ती नॉट प्रिफर्ड इन वात प्रधान कुष्ठ देन स्नेहपान? ये उल्टा सोचना जरा सा मुश्किल है। जो बताया गया है उसका समर्थन कैसे करेंगे, ये एक बात को हो सकती है। लेकिन स्नेहपान ही प्रशस्त क्यों है और बस्ती क्यों प्रशस्त नहीं है, चाहे मात्रा बस्ती या अनुवासन बस्ती इस प्रकार से, तो शायद बस्ती के द्वारा जो क्लेद बढ़ेगा वो पीड़ादायक होगा, ऐसी कुछ बात होगी। स्नेहपान से भी क्लेद बढ़ेगा, ये बात सही है। लेकिन सोच समझकर अग्नि को ध्यान में रखते हुए स्नेहपान करेंगे तो फिर ये मुसीबत नहीं आएगी। और बहुत सारे मरीजों में ये दिखाई देता है कि उसका अच्छा रिजल्ट आता है। दूसरी बात ये भी है कि तिल वैसे कुष्ठ करने वाला है। और जो बस्ती में तेल लिया जाता है वो प्रायः तिल का तेल लिया जाता है। एक बात हो सकती है कि नारियल तेल या फिर घृत के बस्ती इस प्रकार से अगर देंगे तो शायद बस्ती के द्वारा ये तिल के जरिए जो हानि होती है वो शायद नहीं होगी, लेकिन देखना पड़ेगा इस प्रकार से। वेरिकोज अल्सर्स में बस बारे में कैसे विचार करें? यहाँ लगी है मुद्दा। रक्त प्रसादन करना है उसमें इस प्रकार से। और जो शैथिल्य है सिराओं का वो दूर करने के हिसाब से रक्त को अच्छा बनाने वाली चिकित्सा, यानी कि बलवत बनाने की चिकित्सा करनी पड़ती है। सुवर्णमाक्षिक वगैरह इस प्रकार के ताप्यादि लोह, इनका उपयोग होता रहता है। उनमें भी जलोकावचरण का कुछ हद तक रोल होता है। अगर दुष्ट रक्त है तो जलोकावचरण से फायदा होता है। तो इसमें क्षार का प्रयोग बताया गया है, खास करके हैंसन जैसे रोगों में। तो ये प्रचलन में नहीं है, तो थोड़ा देखना पड़ेगा। पाषाण कठिन परुषे सुप्ते कुष्ठे स्थिरे पुराणे च पीतागदस्य कार्यो विषय प्रदेह अगदैश्चानु। ये भी नहीं किया गया कभी। पाषाण कठिन इस प्रकार का और परुष इस प्रकार का कुष्ठ है और सुप्त है, सुप्ति है वहां पे। दिस मे गिव अस क्लू रिगार्डिंग डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ शारीरिक क्रिया एंड रचना। या हो सकता है। तो पितागतस्य कार्य विषय ही प्रदेह अगदैश्चानु। तो पीत अगध फिर विष से प्रदेह देना है। पहले अगधपान करना है विषापह इस प्रकार का, और चानु अगेन वृष देने के बाद फिर से अगध देना है। तो विष प्रदेह, ये एक बात यहाँ पे आई है, ये भी प्रचलन में नहीं है। इसके आधार पर मुझे ऐसा लगा अभी कि अगर केमोथेरेपी शुरू करने के पूर्व अगध का हम पान करते हैं तो उसके जो साइड इफेक्ट्स है वो काफी कम हो सकते हैं। काफी एलोपैथी के डॉक्टर्स बताते हैं कि अगर केमोथेरेपी चल रही है तो उसके साथ में आयुर्वेद नहीं देना है। और उनका मानना होता है कि इससे हमारे ड्रग की जो अ, कार्य क्षमता है वो कम हो जाती है। जितने अच्छी मात्रा में उसका परिणाम मिलना चाहिए वो परिणाम मिलता नहीं है।
तो ये तो बात गलत है इस प्रकार से। हमें शरीर की रक्षा करनी है, तो विष का परिणाम होने वाला है, तो अगद पान इस प्रकार का करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और खास करके केमोथेरेपी जब चलती है तो नर्स का ध्यान रहना बहुत आवश्यक है। मैंने एक मरीज देखा था कि जिसमें सलाइन आउट हो गया, ये केमोथेरेपी का ड्रग चल रहा था सलाइन में, और वो आउट हो गया। बहुत कोशिश की, फिर भी कोई नर्स वगैरह कोई नहीं आए, डॉक्टर भी नहीं आए, नर्स भी नहीं आए, बड़े अस्पताल की बात है इस प्रकार से। और फिर जैसे एक दग्ध व्रण होता है, उस प्रकार का दग्ध व्रण पूरे हाथ में हुआ था। काफी स्वेलिंग आ गई थी, शोथ आ गया था। और फिर जाके डॉक्टर को जाग आई या नर्स को जाग आई, वो बंद कर दिया इस प्रकार से। लेकिन वो कैंसर अलग ही रहा, इसको ट्रीट करने में काफी समस्याएं खड़ी हुई इस प्रकार से। तो इसमें सजग रहना बहुत जरूरी है कि सलाइन आउट नहीं जाना चाहिए किसी भी हालत में। अगर जाता है तो तुरंत उसको रोक देना है। ये स्थानिक विषय ऐसा काम करता है। और फिर उसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है वगैरह, ये भी एक और बात होती है। केमो के साथ इम्यूनोथेरेपी आजकल चल रही है सर, उसके बारे में बताना। मुझे तो लगता है ये गलत मामला इस प्रकार का है। पहले केवल केमोथेरेपी देते थे, और उसका सक्सेस नहीं मिला तो बाद में इम्यूनोथेरेपी शुरू करते थे। अभी केमो के साथ ही इम्यूनोथेरेपी शुरू कर देते हैं। मरीजों को कुछ पता नहीं होता है इसका काम से। तो इम्यूनोथेरेपी वास्तविक इम्यूनोसप्रेसेंट है। ये इम्यूनिटी बढ़ाने वगैरह वाली की बात नहीं है, लेकिन इम्यूनोसप्रेसेंट है। तो वैसे भी केमोथेरेपी से इम्यूनिटी कम हो जाती है, इससे और की भी कम हो जाती है। तो ये मामला मुश्किल हो जाता है। मैंने काफी मरीज ऐसे दिखे हैं जिनको इम्यूनोथेरेपी के इंजेक्शंस के बाद बहुत ही मुसीबतें झेलनी पड़ी, और अंत में मौत इस प्रकार की हो गई। लेकिन अभी इस प्रकार का जो प्रचलन चल रहा है, उसको विरोध कैसे करेंगे, ये एक अजीब बात इस प्रकार की। अगर इंटरनेट पे सभी जानकारी मिलती है, डॉक्टरों से पूछना चाहिए इसके फायदा कितना है, सक्सेस रेट क्या है, नुकसान क्या क्या हो सकता है। और मुझे नहीं लेनी है इम्यूनोथेरेपी, नहीं लेनी है केमोथेरेपी, नहीं लेनी है, इस प्रकार से अगर बताते हैं, तो आशंका ये होती है कि अगर डिसीज बढ़ता ही जाता है तो काफी मामला मुश्किल इस प्रकार इन इम्यूनोथेरेपी। एक बार तुम ही सभी नेट से निकाल के मुझे बता दो, मैं भी देखूंगा, कोशिश करूंगा। लेकिन इंटरनेट में इम्यूनोथेरेपी के बारे में जानकारी मिलेगी। और ये इम्यूनोसप्रेसेंट जैसे काम कर रहे हैं, ऐसा मैंने जो सुना है उस प्रकार के है। लेकिन एक बार देखना चाहिए क्या करते हैं इस प्रकार से। और ये बिल्कुल अच्छा तरीका नहीं है। तो इससे रोग बढ़ जाते हैं, इम्यूनिटी काफी डाउन हो जाती है। और ये बताते हैं ऐसा शुरू में होता है, इम्यूनोसप्रेसेंट है तो इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, तो फिर लक्षण बढ़ते हैं, फिर भी उसको आगे रखना ही है। मेरे पास एक मरीज था, उसकी इम्यूनोथेरेपी चल रही थी, केमो हो चुकी थी वास्तव में पूर्व में। तो मैंने कहा आप इम्यूनोथेरेपी मत लेना। तो उसका एलोपैथी पर पूरा भरोसा था। वो बोला नहीं नहीं, मैं इम्यूनोथेरेपी नहीं बंद करूंगा। अगर फिर भी आप दवा देना चाहते हैं तो। और फिर फायदा नहीं हुआ, वो बिगड़ता ही गया और मौत हो गई। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि ये सब जो चिकित्सा है एकांगी चिकित्सा इस प्रकार की है। मरीज की इम्यूनिटी कैसी है, उसकी ताकत है या नहीं है वगैरह कुछ देखने का प्रयास नहीं करते ये। काफी मुश्किल मामला है। तो अभी अगद कौन से अवेलेबल है, ये थोड़ा सा देखना जरूरी होगा। और फिर केमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी के पूर्व अगत का स्नेहपान करते हैं, अगत पान करते हैं, तो शायद ये बात बनेगी कि वो अच्छे तरीके से सहन कर पाएंगे, दुष्परिणाम उसके कम होंगे। ये
थोड़ा सा लगता है अभी। और बाद में भी अगद का लेप देना है। स्तब्धानि सुप्त सुप्तानि अस्वेदन कंडूलानि कुष्ठानि कुर्चैर्दंती त्रिवृता करवीर करंज कुटजानाम। ते दंती त्रिवृत करवीर करंज कुटजा, इनकी कुर्चा बनानी है कि उसके जरिए लेखन कर सके। तो स्तब्ध सुप्त सुप्त अस्वेदना कंडूल, इस प्रकार जो कुष्ठ है इसमें ये सब बातें कर सकते हैं। जात्यंग जात्यर्क निंब म्हणजे ही वा पत्र ही शस्त्र समुद्र फेनैर्वा। जातीय अर्गन निंब, इनके पत्र या फिर शस्त्र या समुद्र फेन से। घृष्टानि गोमयैर्वा तत्प्रदेहि प्रदेह्यामि, और गोमय से घृष्ट करके घर्षण करके फिर प्रदेह जो है वो देने हैं। तो समुद्र फेन और गोमय ये तो आसानी से हो सकता है, बाकी भी वैसे आसान है, उतना ज्यादा नहीं है। ऑन्कोलाइटिक वायरस थेरेपी, आई सेल थेरेपी, कैंसर वैक्सीन, क्या है? The different types of immunotherapy include monoclonal antibodies and immune checkpoint inhibitors, non-specific immunotherapies, oncolytic virus therapy, T cell therapy, cancer vaccines. These all fall under immunotherapy. तो शायद किसको किस तरीके की इम्यूनोथेरेपी दी जा रही है ये भी देखना पड़ेगा, और फिर उसके साइड इफेक्ट्स वगैरह क्या है ये भी देखना पड़ेगा, तो शायद कुछ बात बने इस प्रकार से। तो गोमय का इस प्रकार से लेप किया जाता है नेचुरोपैथी में खास करके, या फिर ये योग्य सिद्ध जो है वो गोमय का लेप करते हैं। ये काफी उष्ण है मामला, तो सोच समझ कर करना चाहिए। और अगर उष्णता बढ़ जाती है, विस्फोट वगैरह निर्माण हो जाता है, तो तुरंत बंद कर देना चाहिए। तो ये बात ध्यान में रखनी है कि ये करना है नहीं करना है, इस प्रकार से देखना है। किसी का वीडियो चल रहा है, श्वेता, वीडियो बंद करो। मारुत कफकुष्ठग्नं कर्मोक्तं पित्त कुष्ठिनां कार्यम, कफ पित्त रक्तहरणम तिक्त कषाय प्रशमनम च। तो ये मारुत और कफ कुष्ठग्न कर्म अभी ऊपर बताया। और पित्त कुष्ठ के लिए कफ पित्त रक्तहरण तिक्त कषाय ही प्रशमनम च। तिक्त कषाय से प्रशमन करना है। सर्पेंश तिक्तकानि च यच्चान्यद् रक्तपित्तनुत्कर्म बाह्याभ्यंतरम अग्रम तत्कार्यम पित्त कुष्ठेषु। तो तिक्तक सर्पी, हाँ, और ये सबसे तिक्तकानि यानी कि तिक्त रसात्मक जो भी सब सर्पीय घृत है वो सभी ले सकते हैं, केवल महातिक्तक या तिक्तक घृत लेना है ऐसा नहीं। और रक्तपित्त की चिकित्सा जो है वो बाह्य अभ्यंतर, ओके, वो सभी पित्त कुष्ठ में करनी है। दोषाधिक्य विभागात् इत्येतत् कर्म कुष्ठनुत् प्रोक्तम वक्ष्यामि कुष्ठशमनं प्रायस्त्वग्दोष सामान्यात्। तो दोषाधिक्य विभाग से ये कर्म कुष्ठनुत् जो है बताया गया। अब हाँ, अभी दोष सामान्य से प्रायः कुष्ठ शमन जो है वो बताते हैं।
दार्वी रसाञ्जनं वा गोमूत्रेण प्रभातते पुष्टम। दार्वी अथवा रसांजन ये गोमूत्र के साथ कुष्ठ का नाश करते हैं। तो हमने एक गोदार्वी करके एक चूर्ण बनाया है। अभी काफी दिनों से प्रचलन में नहीं है। तो दार्वी चूर्ण लेकर उसमें गोमूत्र डालते रहे और आतप में सुखाते रहे। फिर वो चूर्ण जो है वो पुड़ी में गोदार्वी करके देते हैं। अभया प्रयोजिता व मासम सव्योष गुड़ तैला। अथवा एक महीने के लिए अभया व्योश गुड़ और तैल के साथ उसका प्रयोजन करना है, उसकी योजना करनी है। ये भी थोड़ा अजीब है। और तेल कौन सा प्रयोग करना है, ये बातों में अच्छा काम करेगी, लेकिन केवल अभया इस प्रकार के व्योश गुड़ और तैल, तो अभया और व्योश दे सकते हैं और गुड़ और तैल अनुपात के साथ लेके नहीं लेने के लिए कह सकते हैं। मूलम पटोलस्य तथा गवाक्षाः पृथक् फलांशं त्रिफला त्वचश्च स्यात्त्रायमाणा कटुरोहिणी च भागार्थिका नागरपादयुक्ता फलं तथेषां सहचूर्णितानां जले श्रुतं दोषहरं पिबेन्नाम। तो ये पटोल मूलादि करके है, प्रचलन में है काफी। मैंने भी काफी बार इसका प्रयोग किया है। इसमें पहले त्रायमाणम नहीं मिलती थी, अब त्रायमाणम मिलने लगी है। तो जब त्रायमाणम नई नहीं मिली थी तो इससे व्यापद हुए थे, क्योंकि विरेचन हुआ ही नहीं। और फिर ये काफी मुश्किल मामला हो गया। दोषों का उत्कलेश हो गया लेकिन विरेचन हुआ नहीं इस प्रकार से। तो अभी इसके बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। लेकिन ये प्रयोग करने वाले काफी लोग हैं, ये करते हैं इस प्रकार से। तो ये पल पल है मूल, पटोल मूला और गवाक्षी मूल इस प्रकार का। त्रिफला त्वचश्च सैत्रायमाणा कटुरोहिणी च भागार्थिका नागर पादयुक्ता। त्रिफला त्वक भागार्थिका। एक बार टीका देखते हैं। त्रिफला त्वचश्च प्रत्येकम पलांशाह। तो त्रिफला त्वच वहां के ले लिया है। यद्यपि कल्याणक घृतोक्त अष्टविंशतिपदेन त्रिफलायाः प्रत्येकं भागः सर्वत्र व्यवस्थापितः, तथापि तस्यैव अर्थस्य द्योतनार्थं पुनः पृथक् शब्दं ग्राहयति। किंवा तायमाणाः कटुरोहिण्याश्च पृथक् भागार्थिकत्वं दर्शयति। त्रिफलायास्तु प्रसंगतः एव पृथक् भागग्रहणं सिद्धम्। त्रायमाणा कटुरोहिण्योः प्रत्येकं षट्क्षाण मात्रं नागरस्य च उभयोः अर्धभागपूरकत्वेन अर्धफलापेक्षया चतुर्थपादद्वयेन शाणचतुष्टयं भवति। एवं त्रायमाणात् कटुरोहिणी नागरैः फलमेकं पटोलमूलादिभिः पञ्चफलानि मिलित्वा षट्फलानि। तथा सति येषां पटोलादीनां चूर्णीकृतानां जर्जरीकृतानां षट्फलानां फलमाकृष्य जले श्रुतं पिबेत्। एवं षड्दिनं। खालीवर काय जातोय हा। एवं षड्दिनं प्रयोज्यं। षड्दिनप्रयोगेण एव अस्य प्रायः कुष्ठहरत्वम् उन्नीयते। एतद्व्याख्यानसम्मतिप्रदानि तन्त्रान्तराणि लिख्यन्ते। तथा हि अग्निवेशः पटोलमूलं त्रिफला विशाला च फलोन्विता। ओके, फलार्धं त्रायमाणा च तथा कटुकरोहिणी कर्षार्धं नागरं दत्त्वा षट्फलानि अवचूर्णयेत्। जले श्रुतं पिबेत् कोष्णं चूर्णस्यात्र फलं फलम्। चक्षुषेण चक्षुषेणोऽप्याह। चक्षुष
तो ये अग्निवेश की मूल संहिता उपलब्ध है क्या, ये एक अलग बात होगी। अभी हम तो चरक पढ़ रहे हैं। तो अग्निवेश कृते तंत्र चरक प्रति संस्कृते दृढ़बल संपूरित है, इस प्रकार की अभी जो संहिता है। अग्निवेश की संहिता अगर अलग रूप से उपलब्ध है तो ये ज्यादा स्पष्ट है। पटोन्मूलम त्रिफला विशाला च फलोद्भिता, ये एक एक पल, अर्धपल त्रायमाणा और कटुरोहिणी, कर्षार्धम नागरम, अर्धकर्ष नागर, षटफलानि अवचूर्ण है। तो ये 6 पल इस प्रकार के हो जाते हैं और उसका अवचूर्ण करना है। ये 3 पल हो गए। पलार्थ त्रायमाणा 3.5 पल हो गए, और पलार्ध कटुरणी 4 पल हो गए। कर्षार्धन नागरम दत्वा षटफलानि अवचूर्ण। तो त्रिफला जो है वो 3 लेने होंगे, अलग अलग लेने पड़ेंगे, नहीं तो ये षटफल नहीं होंगे। तो पटोलो मूल, हरित की, अमल की, बिबितक, विशाला, और ये 5 हो गए, 5 पल। और पायमाणा और कटुरोहिणी आधा आधा पल, और कर्षार्धन नागरम तो बहुत कम मात्रा है, ये सब मिलके 6 पल इस प्रकार का हो जाएगा। पटोलमूलं त्रिफला विशाला च पलांशिका, कटुका त्रायमाण च पलार्धा पादनागरा, तस्मात् षड्भागम उत्पाद्य जले दोषहरम पिबेति। तो उसमें से छठा भाग लेके वो दोषहर पीना है, 6 दिन करना है। तो ये 6 पल हो जाता है, तो उसमें से एक एक पल लेके हर रोज क्वाथ करके 7 रात्र में देना है, और ये रात में बताया गया है। ये भी एक अलग अजब बात है, अजीब बात है। अन्यत् वाक्यान्ते यत् फलांश शब्देन कर्ष उच्यते तेन पटलमूलस्य पृथक् कर्षः, तथा गवाक्षिमूलस्य कर्षः, तथा त्रिफलायाः मिलित्वा कर्षः। त्रायमाणा च नागरपादयुक्ता सति कर्षार्धा भवति। एवं कटुकरोहिणी नागरपादयुक्ता सति कर्षार्धा भवति। एवं मिलित्वा फलं चूर्णीकृतं जले श्रुतं पिबेदिति। एतच्च तन्त्रान्तरविरोधात् तथा त्रिफलसमुदायभागस्य च अन्यायसिद्धत्वान् नाति साधुः। पटोलमूलत्रिफला गवाक्षि त्रिवृताफलैः त्रायन्ति कटुकाद्वाभ्यां कृत्वा नागरपादिकं चूर्णं फलं पिबेत् तस्मात् श्रुतं जीर्णे रसान्नभुक् इति इत्यादि जतुकर्णविरेचवचनविरोधाच्च। विरेकेतर रसभोजनम प्रयोगयोगित्वात् आवर्तिकृतविरिक्तस्य काञ्जिक कोद्रमान्न भोजनवत्। धन्वमृगद्विजानां रसैः शाल्योदनम् आदित इत्यर्थः। तो ये पृथक फलांशम त्रिफला चौतश्च, मूल रूप से पटोल, गवाक्षी और त्रिफला, ये पल पल लेने हैं। तो त्रिफला पल है ये तीनों, एक एक पल लेने हैं, हरित क्यामलत और विभीतक, नहीं तो ये षटपल नहीं होगा इस प्रकार से। त्रायमण और कटुरणी आधा आधा पल, और भागार्धिका पे नागर युक्ता। नागर अर्धकर्ष अर्धतोला इतना ही लेना है इस प्रकार से। नुशाला म्हणजे काय, इंद्रवारुणी, या बराबर है। फलं तथैषां सहचूर्णितां जलं जले श्रुतं दोषहरम पिबेन्न। तो जल में श्रुत करके दोषहर इस प्रकार का एक पल का करके लेना है। जीर्णे रसे धन्व मृगद्विजानां पुराण शाल्यो धनमाददीत। और
और वो पचन होने के बाद, जीर्ण होने के बाद धन्व मृग द्विज, द्विज का अर्थ क्या होगा? पंछी। जरा देखना पड़ेगा, मुझे याद नहीं आ रहा। पुराण शाल्योदनम आददीत, तो इनसे पुराण शाल्योदन लेना है। और वाग्भट में ये रात में लेना इस प्रकार का बताया गया है। कुष्ठानि शोभम ग्रहणी प्रदोषम अर्शांसि कृच्छ्राणि हलीमकंच। कुष्ठ शोभ ग्रहणी प्रदोष अर्श कृच्छ, इस प्रकार से हलीमक। षड्रात्र योगेन निहंति चैष रुद्रस्य शूलम विषमज्वरंच। और 6 रात्र में देने से ये रुद्रस्य शूल विषम ज्वर का नाश करता है। तो ये रात में लेना है, तो सुबह है उसके जरिए विरेचन इस प्रकार का हो जाता है। और फिर ये मांस रस के साथ शाल्योदन लेना है। जनरली ऐसा है, जब त्रिफला लिखते हैं तो तीनों मिलकर एक पल लेना है। लेकिन ये षट पल होना है इसलिए, और बाकी जो ग्रंथों में है द्वंद्व मृग द्विजानाम शाल्योदनम आदित्य इत्यर्थः। हाँ, जिनका 2 बार जन्म होता है वो द्विज कहते हैं। ब्राह्मणों के बारे में कहा जाता है कि उपनयन संस्कार के बाद दूसरा जन्म हो जाता है। लेकिन यहाँ द्विज का मतलब, द्विजचा एकदा काढून बघा गिरवाण लघु कुशात अर्थ. द्विज. द्विज. हा, दात आहेत, पण दाताचा पण इथं नाही संबंध लागत आहे. ब्राह्मण नाही, ते दोन्ही अर्थ नाही लागत आहे. पक्षी. पक्षी असं वाटतोय मलाही. मधुयष्टि पक्षी, यही मुझे थोड़ा तो याद रहा आ रहा है, वो पंछी इस प्रकार का ही है. मांस खाणाऱ्या प्राण्यांचे मांस, नहीं नहीं, वो मांसादा मांस इस प्रकार से कहते हैं, ये नहीं है, लेकिन पंछी ही शायद है। एक बार देखना चाहिए द्विजय का मतलब। तो ये 6 रात में देना है इस प्रकार से। और कुष्ठ में अच्छा काम करता है, उसमें संदेह की बात नहीं है। उस समय जब त्रायमाणा नया मिल रहा था तो शायद मुसीबत हो गई थी, और दूसरे भी कारण थे उसमें। लेकिन अभी त्रायमाणा के साथ किसी ने अगर प्रयोग किया है इस योग का और फायदा हुआ है तो बता देना। ब्राह्मणी अष्टि, ये तो और अलग बात हो जाएगी। मुस्तम व्योषम त्रिफला मंजिष्ठा दारु पंचमूल्य द्वे सप्तच्छदनिम्बत्वक सविशाल चित्रको मूर्वा चूर्णम तर्पण भागैः नवभिः संयोजितं समध्वाज्यम सिद्धं कुष्ठ निबर्हणम एतत् प्रायोगिकम भक्ष्यम। तो ये मुस्तादी सख्त तो आया है। इसका भी हमने प्रयोग किया है, और अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। मुस्तव्योश त्रिफला मंचेष्टा दारू, 2 पंचमूल तो दशमूल वास्तव में, सप्तच्छद निम्बत्वक सविशाला चित्रको मूर्वा चूर्णम तर्पण भागे नवभी। तो तर्पण भाग यानी कि ये यव का चूर्ण इस प्रकार का लिया जाता है, और मधु और घृत के साथ सिद्धं कुष्ठ निवारण में तत् प्रायोगिकम भक्ष्यम। तो ये एक तरीके का भक्ष्य है प्रायोगिक, और ये कुष्ठ निवारण इस प्रकार के है। इट इज रूक्ष विरेचन यूज्ड केयरफुली, मांसरस यूज्ड ड्यूरिंग द पीरियड। या ये रूक्ष विरेचन है, ये बात सही है। और मांसरस का जो प्रयोग
रसौदन का बताया गया है वो लेना है इस प्रकार से। तर्पण भाग 9 भाग। तर्पण यानी कि ये यव का तर्पण, उसका चूर्ण लेना है। नीचे देखते हैं एक बार। श्वेतम स पांडुरंगम श्वेतरम ग्रहणी प्रदोषम अर्षांसि ब्रध्न भगंधर पिड़का कंडु कोठांशविनी हंति इति मुस्तादिक चूर्णम। तर्पण भागे ही सक्तु भागे ही। तो ये श्वित्र के लिए भी अच्छा है। ग्रहणी प्रदोष अर्श ब्रध्न भगंधर पिड़का कंडु कोठ इन सभी का नाश करता है। पटोल मूलादि कषाय अवेलेबल बट डिडंट प्रोड्यूस विरेचना इफेक्ट दैट मच। ओके, लेकिन ये ताजा कषाय है क्या, यानी कि ये डाल के प्रिजर्वेटिव्स डाल के कषाय इस प्रकार का है क्या? मैंने तो ग्रंथों के अनुसार ये सब चूर्ण करके उसमें पानी डाल के, उसका 6 भाग होते हैं, उसमें से एक भाग हर रोज रात रात को लेना है, और 4 5 6 10 इस प्रकार के विरेचन होते हैं। तो ये अच्छा है अगर उससे थकान नहीं आती है तो। लेकिन मैंने माउसरस का प्रयोग नहीं किया था उसके साथ में। ये शायद पांडु वाला अवेलेबल है। अ, ठीक है, देखो पाठ देखो एक बार, तो ये अगर उस प्रकार का है तो नहीं है। ये मुस्तादी चूर्ण भी अच्छा है, काम करता है, और विशेषतः जो संतर्पणजन्य कुष्ठ है, अपतर्पण करना है, तो ये मुस्तादी अच्छा है। इसका हमने उद्वर्तन भी किया मुस्तादी चूर्ण का, तो ये भी अच्छा काम करते हैं। शुरू में ये कांजी सॉरी तक्र धारा करनी है, मुस्तामल का सिद्ध तक्र इस प्रकार से। इसमें भी दो बातें हो सकती है। एक तो मटके मटके को अंदर से लेप लगाना, फिर उसमें दूध डालना, फिर दही डालना, और फिर मंथन करके तक्र करना, और फिर उस तक्र की धारा करना, ये बात होती है। दूसरी जगह जगह इस प्रकार के तक्र हमारे दैनंदिन विधि से करके लेना है, और उसमें मुस्ता और आमलक का काढ़ा डालना है, ये भी बात हो सकती है। और फिर उसकी धारा करनी है इस प्रकार से। प्रीवियसली पटोलो मूलादि कषाय चूर्ण अवेलेबल प्रीवियस फ्रॉम वैद्य रत्नम बट नॉट नाउ। पटोलो मूलादि कषाय रेडीमेड अवेलेबल, सेम पार्ट। ओके। तो विरेचन होने तक उसका नहीं तो सेवन करना है, इस प्रकार से देखना चाहिए। 1 2 3 चम्मच देके देखना है, और फिर कोई नुकसान नहीं हो रहा हो, विरेचन हो रहा हो, तो शायद आगे बढ़ सकते हैं। तो ये मुस्तादी सक्तु अभ्यंतर के लिए और बाह्य के लिए। तो ये तक्रधारा करनी है। तक्रधारा से खास करके ये सोरियासिस वगैरह जो कुष्ठ है वो काफी कम हो जाते हैं। मैं तो शुरू में वमन विरेचन रक्तमोक्षण ये करवाता हूँ, फिर तक्रधारा करवाता हूँ, और फिर ये मुस्तादी जो यव है वो आभ्यंतर बाह्य प्रयोग इस प्रकार का करता रहता हूँ। और ये बार बार करने हैं, ये सभी जो है प्रोसेसेस बार बार रिपीट करनी है। हमारे यहाँ एक बहुत अमित काशिद उस समय में था, और सर्वांग कुष्ठ सोरियासिस का बहुत ही बेकार परिस्थिति थी। तो ये सब तक्रधारा वगैरह सब करने के बाद, वमन विरेचन पहले किया था और फिर ये तक्रधारा की, तो करीबन 90 95% ठीक हो गया था। तो ये बड़ा इस प्रकार का बड़ी सफलता इस प्रकार की थी। तो सोरियासिस को मरीज तो रहते ही है, इन सभी में इसके बारे में जरूर सोच सकते हैं। त्रिफला अतिविषा कटुका निम्ब कलिंग वचा पटोलानां मागधिका रगनी द्वय पद्मकम उर्वा विशालानां भूनिम्ब पलाशानां दद्यात् विफलम तत त्रिवृत विगुणा तस्याश्च पुनर्ब्राह्मी तच्चूर्णम सुप्तिनुत परमम।
ब्राह्मी अजीब है। और सुप्तिनुत परम इस प्रकार का बताया गया है। ये बनाने में काम मुश्किल नहीं है। तो ये द्विपल सभी देने हैं, उसके द्विगुण त्रिवृत देना है, और उसका भी उधर ब्राह्मी द्विगुण ब्राह्मी देनी है। सुप्तिनुत परमम, सुप्ति लक्षण हैंसन्स में होता है, और हाँ, संवेदना नहीं होना, यही सुप्ति का है। तो ये हैंसन्स में हम जरूर प्रयोग कर सकते हैं। ये तो विरेचन करने वाला है, वो मात्रा डिसाइड करनी पड़ेगी। और ब्राह्मी का रोल क्या है, और ये सबसे दुगुना ब्राह्मी है इस प्रकार से। केचित त्रिफला इत्यादि योगम न पठंती, तो कुछ लोग ये इस योग का पाठ नहीं करते हैं, ये भी एक बताया लेकिन। लेलीतक प्रयोगो रसेन जात्याः समाक्षिकाः परमः, सप्तदश कुष्ठघाती माक्षिक धातुश्च मूत्रेण। तो लेलीतक यानी कि अ, गंधक लिया जाता है। ललितकः पाषाणभेदः उत्तरापथिकः उच्यते हि निघण्टु आसीत् दैत्यो महाबाहुर्लेलिहानो महासुरः योजनानां त्रयस्त्रिंशत् कायेन आच्छाद्य तिष्ठति विष्णुचक्रेण सञ्चिन्नो पपात धरणीतले वसातस्य समाख्याता लेलितक इति क्षितौ जात्या इति अमल क्या है? ये तो और अजीब अजीब बात है। नीचे नवनीत का प्रयोग। अरे बाप रे, ललित का कहाँ और नवनीत का कहाँ? अभी मुझे याद नहीं, रसरत्न समुच्चय में क्या पढ़ा था गंधक के बारे में, उसमें ललित का ये पर्याय आया है क्या, नहीं आया है? वैसे गंधक कुष्ठ रोग में अच्छा काम करता है, इसमें संदेह की बात नहीं है। गुणेश शास्त्री का कहना है कि वो पित्त प्रधान में है। सुप्ति में ब्राह्मी का उपयोग करके देखना चाहिए, हाँ। प्रमेह में भी पाद सुप्तता होती है, उसमें भी यूज कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं। वैसे नागरम सहचरम सुरदारु फलश्रुति द्रुतगुल में विलंबित गो भवती इच्छया, उसमें एक कुष्ठ है, विडंग, नागर, पिप्पली और ऐसा कुछ चूर्ण आया है, वो सुक्ति के लिए बताया गया है, उसका मैंने प्रयोग किया है काफी। विडंग, पिप्पली और कुछ है, त्रिफला होगा शायद, भी याद नहीं। गंधक। हम्म। तो रसेन जात्या और जाति यानी कि अमल की है यहाँ पे, और अजीब किया है। समाक्षी कहा परमहा, केवल जिनको गंधक की एलर्जी होती है उनमें काफी बुरा हाल हो जाता है। अगर बीच में एलोपैथी में सल्फा ड्रग्स आई थी, और जिनको उसकी सल्फा ड्रग्स की एलर्जी है, उनके केस पेपर का स्पष्ट रूप से लिखा जाता है एलर्जिक टू सल्फा ड्रग्स, इस प्रकार से उसका प्रयोग नहीं करना है। यह अभी प्रचलन बंद हो गया सल्फा ड्रग्स का इस प्रकार से, लेकिन शुरू में उसके काफी अच्छे रिजल्ट्स पाए थे। और वैसे भी गंधक रसायन की फलश्रुति अगर देखेंगे तो वो काफी वाइड फलश्रुति है। अब ये बात है कि ये काफी वीर्यमान औषध है गंधक रसायन, ये जो है वो सात सात भावनाएं, और अंत में आद्रक स्वरस की भावना, शुद्ध बलिर्गोप ऐसा विवाह ततः चतुर्दात
गुड़ुचिका भी, इस प्रकार से भव्योष्टवार पृथकार्धकेण, ये अंत में है। तो अभी ये बताने वाले लोग हैं, तो ये मुझे लगता है कि गंधक रसायन का एक बार फिर से प्रयोग करें, शुरू करें इस प्रकार से। और उसका वर्ण जो होता है वो थोड़ा ऐश कलर इस प्रकार का आ जाता है, गंधक रसायन का पीला वर्ण नहीं रहता है इस प्रकार से, ये सब भावनाएं देने के बाद। और ये काफी वीर्यवान इस प्रकार की दवा है, और काफी रोगों में प्रयोग इसका किया जा सकता है। तो ये फणसलकर जो करते थे वो गंधक रसायन प्रवाल माक्षिक इस प्रकार का प्रयोग करते थे, तो शायद यहाँ पे माक्षिक कहा। और प्रवाल हमखास उसके साथ देते थे इस प्रकार से। और अनुपान में महातिक्त का गुरुत्व का प्रयोग रहता था। तो मैं भी करता हूँ ये इस प्रकार से। लेकिन ये जात्या, हाँ, और जाति का मतलब जाति नहीं लेना है, अमल का लेना है, ये थोड़ी अजीब बात इस प्रकार की है। तो ये सप्तदश कुष्ठघाती, 17 प्रकार के कुष्ठों का घात करने वाला माक्षिक धातुश्च मूत्रेण। माक्षिक धातु जो है वो मूत्र के साथ देना है। तो ये भी थोड़ा आसान है। स्वर्ण माक्षिक भस्म बनाने, इसमें तो केवल भर्जन ही है। हमने भट्ट के पास ये काफी स्वर्ण माक्षिक किया था। तो लोहे के कढ़ाई में ये माक्षिक का चूर्ण डाल के उसको भर्जन करते रहना है इस प्रकार से। श्रेष्ठं गंधक योगात स्वर्ण माक्षिक प्रयोगाद्वा सर्वव्याधि निवारणम अद्यात पुष्टि रसंच निगृहीतम। तो गंधक योग से या स्वर्ण माक्षिक प्रयोग से सर्वव्याधि निवारणम अद्यात पुष्टि रसंच निगृहीतम। रस निगृहीत जो है वो पारद है। निगृहीत यानी कि बद्ध पारद इस प्रकार का। वज्रशिलाजुत सहितम सहितम व योगराजेन सर्वव्याधि प्रशमनम अद्यात पुष्टि निगृह्य नित्यंच। इसके बारे में कुछ बहस नहीं की है। मिल्क चतुर्जात त्रिफला माका गुड़ुची त्रिफला शुंठी अदरक गंधक रसायन शुद्धो बलि गोपयसार गोपयसा विभाग चतुश्चतुर्जात गुड़ुचिका भी प्रत्यक्ष धात्र शतभुंगरारे भाव्योष्टवार्गम पृथक पृथक आर्द्रकेण, ये इस प्रकार का है। गंधक रसायन का प्रयोग 1 मास तक ही करने को आया है, फिर रोकने को कहा गया है। भाई ऐसे तो आरोग्यवर्धिनी का 42 दिन तक बताया गया है। व्यवहार में ऐसा करना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। शोधन, भर्जन आणि नंतर 5 गजपूट माक्षिकला द्यायला लागतात। ओके। ये तो कुछ पट्टू वगैरह नहीं देते थे बट सर, केवल शोधन और फिर भर्जन इतना ही करते थे। और उन्हीं का बनाया हुआ स्वर्ण माक्षिक प्रयोग में लाते थे। वो बाहर की एक भी दवा तैयार नहीं लेते थे। तो गजपति देना अच्छा है, उसमें संदेह की बात नहीं है। तो ये रसक के बारे में थोड़ा देखना पड़ेगा। और रसशास्त्र की शुरुआत कब हो गई, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। तो शायद इसके बारे में थोड़ी जानकारी होगी। आयुर्वेद प्रकांडो निगदितैः हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयन्निखिल जनकृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तांच सुष्ठु प्रतिष्ठा श्रेष्ठं धन्वन्तरिं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ॐ
ओम शांति शांति शांति। रक्त का विचार करें, वह में अगर सुप्ति होती है तो रक्त का जरूर विचार करना है। इसमें संदेह नहीं